नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टिहरी हिमाचल की लगातार कोशिश रहती है कि प्रदेश के किसानों बागवानों तक रोचक जानकारी प्रदान की जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ बन सके, संबल बन सके। इसी के तहत कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज का विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी। जी हां दर्शकों, आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी और विशेषज्ञ की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान फार्मर प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम जी, सबसे पहले तो विषय पर ही आना चाहेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की जो भूमिका है, फलदार पौधों की जो बागवानी है, किस तरीके से आंकते हैं, किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से इसका लाभ हमारे जो दर्शक हैं, किसान बागवानों को मिल सकता है। जैसा कि आपने कहा, बागवानी में जो हमारा वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या चल रहा है। बागवानी एक फल तक सीमित ना रह के इसमें काफ़ी जो है कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। उसमें आपका मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है, सब्जियों का उत्पादन है और इवन जो मसाले हैं, ये सब बागवानी के अंतर्गत ही आते हैं। और हमारे जो किसान हैं, इन सब जो बागवानी के जो कंपोनेंट इसको लेके जो है बागवानी करते हैं जी। और हिमाचल की भी हम अगर बात करें तो हिमाचल में भी जो है लोग ये सभी बागवानी के इन सभी पहलुओं को जो है लेकर साथ में चलकर जो है अपना उत्पादन कर रहे हैं और बागवानी के हर जो कंपोनेंट को है उसको बढ़ा रहे हैं जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व स्तर पर बागवानी के जो आयाम हैं, बागवानी में जो परिवर्तन है, किस तरीके से आंकते हैं और क्या इसका जो लाभ है बदलते परिवेश में बागवानी के तरीकों में जो बदलाव आ रहा है, क्या वो लाभप्रद है किसानों बागवानों के लिए? जैसा कि आपने कहा, ये जो बदलता परिवेश है या जो विश्व स्तर की अगर हम बात करें, विश्व स्तर पे जो यूनाइटेड नेशंस के जो सतत विकास के लक्ष्य रहते हैं, हमें उन्हीं लक्ष्यों को अगर मान के चलें तो उसमें पहले जो 3 हैं, जिसमें नो पॉवर्टी और आपका नो हंगर और फूड जो है खाद्य सुरक्षा की बात होती हैं। और जो हमारे पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर हमें इन लक्ष्यों की ओर जाना है और अच्छे फूड सिक्योरिटी भी करना है और जो है स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है, तो कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनको हम बागवानी में जो है कुछ अपनी तकनीकें अपना के जो है पूरा कर सकते हैं जी। जहाँ तक अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो फल जो है पर कैपिटा जो कंजप्शन रहती है फल की, वो 25 से 30 किलो के बीच पर कैपिटा है जी। और जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो है 160 केजी तक जो है फलों का जो है वो कंजप्शन करते हैं जी। तो इसका मतलब है कि हम अन्य फसलों पे जो है खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो खाद्य सुरक्षा के लिए हमें बागवानी के साथ में अन्य फसलों पे भी जो है ज़्यादा जोर देना पड़ेगा जी। अन्य फसलों का जिक्र हो रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी विषय आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने लिया है। इसी के तहत जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो फलदार पौधे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, कैसे, जो आपने अभी तकनीकों का भी जिक्र किया, उन तकनीकों के बारे में हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, उन तक वो समझ पहुंचे ताकि वो जागरूक हो सके और इसका लाभ उठा सके। यहाँ पे मैं सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश की ही बात करूँगा। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक सेब का जो है जो आपका उत्पादन का 81% तक जो है और हमारी जो लेबर है 53% जो है, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो रोजगार मिलता है वो बागवानी में ही मिलता है। 57% का कृषि या बागवानी दोनों को मिला के। और जहाँ तक हम सेब की बात करें, क्योंकि मुख्य फसल हिमाचल प्रदेश की सेब हैं, हम सेब उत्पादन में और बादाम में दूसरे नंबर पे है भारतवर्ष में तो। और यहाँ की जो हमारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो और 9 तरह की हमारी यहाँ पे मिट्टी भी है, तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इस जो हिमाचल प्रदेश में कि हम बागवानी में अगर हम सेब की तरफ जाएं तो उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। और जो दूसरी फसलें हैं जिनका जो है हमारे बागवानी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है, तो हम इन सब को मिश्रित करके या इंटीग्रेट करके जो है बागवानी को और आगे तक बढ़ा सकते हैं।
जी, कुछ उदाहरण भी समझना चाहेंगे किस तरीके से हम इसे मिश्रित कर बागवानी को आगे बढ़ाएं ताकि सेब बहुल हिमाचल प्रदेश होने के बावजूद सेब फसल पर भी ना निर्भर रहा जाए, अन्य फसलों पर भी रुझान लिया जाए और जो किसान है वो उसकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल एचडीपी की बात करते हैं, सघन जो पौधरोपण रहता है, उसमें काफ़ी लोग जो है सेब को उस विधि के द्वारा ले रहे हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल था जिसमें हम जो है बीजू पौधों पे ज़्यादा जो है सेब उगाते थे, और जब से एचडीपी है तो उसमें क्या है, हम लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और जो हमारा मोनो कल्चर जिसको मैं कहूँगा कि एक ही फसल लगा रहे हैं हम, और जो बीज का स्पेस है, तो हमारा आज का जो लक्ष्य होना चाहिए वो है कि पर यूनिट एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें। और अगर हमारा एक फसल हमें नहीं मिल रही है तो हम उस मिश्रित खेती में, अगर हमें हमारी दूसरी फसल साथ में है तो हम उसको ले सकें। क्योंकि हम एक फल कटोरे की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक फल का कटोरा बने, जो सरकारी स्तर पे भी, और जो है हम बात करते हैं कि हमें एक बदलते परिवेश में इस तरह का जो है क्रॉपिंग सिस्टम रहे कि अगर हम एक चीज़ में फेल भी हो जाएं तो हमारा जो दूसरा अल्टरनेटिव रहे। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि जिस तरह आपने कुछ इलाकों में हमने देखा होगा सेब के साथ में गोभी, आलू, मटर, बीन, वो उनके जो इवन जो हमारे सीरियल्स हैं, जौ है, गेहूँ हैं, और जैसा इस वर्ष को हम जो है मिलेट, इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स भी बना रहे हैं, तो मिलेट्स का भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो आप जो है उसमें बगीचों में लगा सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको पर यूनिट एरिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये आपको, अगर आप एक सेब में आपको उतनी आय नहीं होती और उसी जगह पे उतने ही क्षेत्र में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा जो हैं मार्जिनल किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। और अगर हम जो है छोटे लघु किसानों की बात करें जिनके पास 1 से 2 है, तो वो लोग भी वही ज़्यादा लोग हैं। तो क्योंकि हमारे पास ज़मीन उतनी है, उसी पे ही हमने बागवानी करनी है और उसी पे ही हमने जो है अपने लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो ये सुनिश्चितता तब बनेगी जब हम इस चीज़ को मिश्रित करके, लेयरिंग सिस्टम जिसको मैं अपर लेयर लोअर लेयर टियर कहूँगा, लेकिन साधारण शब्दों में मैं कहूँगा कि मिश्रित खेती, जिससे हमें जो है खाद्य सुरक्षा बनी रहे और जो बागवानी का जो हमारा मोनोकल्चर का जो एक तरफ को जा रहा है वो भी थोड़ा जो है कम हो जाए। जी, निश्चित तौर पर जो बात समझ आ रही है वो ये कि सेब बहुल हिमाचल प्रदेश होने के बावजूद मिश्रित खेती पर निर्भरता कर बागवान किसान अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। जमीन में और निखार आएगा, जमीन को लाभ ही मिलेगा, जो डॉक्टर जितेंद्र जी से हमें समझ आ रहा है। सतत विकास, कृषि में सतत विकास के आयामों को किस तरीके से आप समझते हैं ताकि हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, वो भी इसे समझ पाएं? अगर हम बात करें विश्व स्तर की, जैसे मैंने भी बात की, हमें क्लाइमेट जो हमारा बदलता परिवेश है उसको भी देखना है, हमें खाद्य सुरक्षा को भी देखना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने स्वास्थ्य को भी देखना है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी जो है हमारा जो है, हम जो है, मैंने कहा कि बागवानी में हमारा कंजप्शन कम है, हम उस चीज़ को बहुत कम अपने, या तो सलाद में हम ले रहे हैं, या हम उसको जो है जैम में ले रहे हैं, या हम उसको जो है वैल्यू एडिशन करके जूस या इस तरह से ही हम उसको कंजप्शन कर रहे हैं। लेकिन हम जहाँ सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसमें जो फूड सिक्योरिटी का, और साथ में हम बीच में किस तरह का दौर आया, जो अभी मानसून के दौरान आपने देखा, कुछ हमारे किन्नौर के एरिया हैं जिनका सेब वहीं पे ही अभी तक जो है जो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कुछ बीमारियां लग गई हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास आते रहते। तो अगर हमारे पास अल्टरनेट है, हम कोशिश करते हैं, या फिर जो विशेषज्ञ हैं ये भी राय देते हैं कि एक आपकी जो है पल्स, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, वो ज़रूर जो है आपके मिश्रित खेती में शामिल होनी चाहिए। वो चाहे आपका मटर है, वो चाहे आपकी दालें हैं, वो अगर आपके मिश्रित खेती में एक कंपोनेंट जरूर हर रोटेशन में आपके पास में रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है जो
कीटों का और बीमारियों का जो चक्कर रहता है जी, और उनका जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना, उसको भी हम कहीं तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। जी, तो इस तरह के भी हमें उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने जो है तंबाकू के लीव्स लगा के या फिर आपका जो दूसरा मेडिसिनल प्लांट कुछ मिश्रित खेती में लेके बागवानी को और एक नया रूप देने की कोशिश की है। जी। जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आप कार्यरत हैं और अनुसंधान फार्मर प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। मानसून 2023 प्रदेश के लिए अच्छा नहीं रहा। प्रदेश के किसानों बागवानों की ज़मीनों को खासा नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। तकरीबन किस तरीके से जांचना चाहेंगे कि जो नुकसान है उसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़मीन में जो बदलाव आया है क्या उसमें सुधार हो सकता है? क्या किसान बागवान दोबारा से उसी तरीके से जो है वो फसल को निर्मित कर सकता है और अपने रोज़गारों को सृजित कर सकता है? देखिए, मानसून के दौरान जो इस दौरान जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारी पोरेसिटी थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी जो ज़मीन की, वो थोड़ा सा लूजर क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है। तो इन जो बीच में हमारा जो एक हम क्या करते हैं बागवानी में जनरली जो है कुछ जो डिस्टेंस लेते हैं, अगर कीवी की बात करें 6 बाई 4 मीटर है, ब्रॉड लीफ है, लेकिन अगर सेब की बात करें सघन में हम कम डिस्टेंस रखते हैं और जो ट्रेडिशनल है उसमें हमने ज़्यादा। तो जो बीच का एरिया है, जो हमारे बेसिन्स हैं, वो बेसिन्स में अगर हमारी दूसरी क्रॉप रहती है तो वो सॉइल जो होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं कि वो उसको वो मजबूत कर सकती है। और साथ में हमारा जो मेन मकसद है कि हमें कुछ और इनकम का जो हम कह रहे हैं कि पर जो यूनिट लैंड एरिया में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा है कि हमारे जो कीटनाशकों पे ज़्यादा जो निर्भरता है वो भी थोड़ा कम होगी। रसायन खादों पे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक जो पल्स या कुछ रखें तो वो खादों पे निर्भरता भी कम हो जाएगी। जितना हमारा इनपुट जो हमारी कॉस्ट है, हम ज़ीरो बजट खेती की बात नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो भी हमने कुछ इनपुट देंगे तभी हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हम जो इनपुट जब हमारी कम होगी तो उतना ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा छोटे एरिया से ज़्यादा लाभ हो रहा है एक ही प्रैक्टिस करने से, एक ही तरह की जो है प्रैक्टिस या टेक्निक अपनाने से, हमें वही सिंचाई हम जो है एक फसल के लिए कर रहे हैं वही सिंचाई दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जो बीच का स्पेस है हमारा वो यूटिलाइज हो रहा है। ये ट्रेडिशनल है, ये अभी से नहीं चल रहा है, लेकिन कई जगहों पे क्या हो रहा है कि वो एक ही तरफ को, अगर हम बदलते परिवेश में बोलें कि एप्पल जो है हाइट की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। एप्पल लोअर एरिया में भी हो रहा है और वो साउथ की तरफ भी जा रहा है। किस्मों का फ़र्क है, वो जो डिलीशियस हैं वो वैरायटियाँ अलग, उनका पर्पज़ अलग है। सेव हो रहा है हर फसल जो है, जैसे आप सिट्रस की बात करें वो भी जो है उनमें भी शिफ्टिंग है। वो दौर चलता रहेगा। बदलते परिवेश में जो फसलों का चक्कर है वो जो है हमें अपनाए रखना होगा। कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जो है सरकार करती है, उसी तरह से हमें भी इस हिमाचल प्रदेश की अगर खास तौर पे बात करें, जो जिस क्षेत्र में, जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, मैंने कहा कि 9 तरह की जो है यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, जो अच्छा हो रहा है हम उस चीज़ को वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दें और ज़्यादा जो है वहाँ पे उत्पादन करें और आर्थिकी को ज़्यादा मजबूत करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे दर्शक और मृदा की बारीकियों की जानकारी भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो दे रहे हैं और इसके साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी विषय पर विशेषज्ञ की सलाह हमारे दर्शकों, बागवानों, किसानों तक पहुंच रही है। आपसे जानना चाहेंगे फसल सघनीकरण और प्राकृतिक खेती किस तरीके से लाभदायक हो सकती है हमारे किसानों बागवानों के लिए? क्रॉप इंटेंसिफिकेशन या जो सघन जिसकी मैं अभी तक बात करता जा रहा हूँ आपको, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हम क्या करते हैं, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न या मिक्स्ड क्रॉपिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, अगर हम सेब की ही बात करें, सेब में है प्रैक्टिस जो है किसान बागवान जो है पहले ही कर रहे हैं
और अगर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो लोग सेब भी का उत्पादन भी कर रहे हैं, बीच में आपका गोभी भी उगा रहे हैं और दालें भी उगा रहे हैं। तो 3 क्रॉप्स का अगर जैसे उदाहरण ले, अगर उन्होंने महा भी लगा रखा है और गोभी भी लगा रखी है और सेब भी लगा रखा है, तो उनको एक ही जगह पे 3 क्रॉप का, तो रबी और खरीफ के हिसाब से जो भी क्रॉप्स मिश्रित जो कॉम्बिनेशन रहता है, विशेषज्ञों की सलाह से लोग जो है, किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, वो अपने स्तर पे ज़्यादा जो है इस तरह के कॉम्बिनेशन बना लेगा। और जो हमारा, मैंने कहा कि जो सतत विकास के जो हमारे गोल हैं और नो पॉवर्टी, आत्मनिर्भरता, वो वाले लक्ष्य जो है आसानी से जो है प्राप्त कर सकता है। इसमें जैसे कहा कि प्राकृतिक खेती हमारा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वो सदियों से चला आ रहा है। उसके मेन जो आजकल हमारा जो नौनी विश्वविद्यालय है या जो हिमाचल प्रदेश है, उसमें सबसे आगे हैं प्राकृतिक खेती में। और प्राकृतिक खेती के 4 जो मेन स्तंभ माने जाते हैं, आपका जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, आच्छादन हो गया और वाष्पा। ये 4 स्तंभ है जिनको जो है प्राकृतिक खेती में जो है स्तंभ माना जाता है, कि जिससे इन चारों चीज़ों को लेके हम जो है प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा ये जो है, जो अभी ग्रीन मैन्योरिंग का जो मैंने बताया, तो ये भी उसी कंपोनेंट में शामिल है। तो इन 4 स्तंभों को लेके हम प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे भौगोलिक स्थिति है, भिन्न है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का जिक्र होता है, सेब बहुल प्रदेश हिमाचल कहलाता है। वहीं मध्यम क्षेत्रों में जो फलदार पौधे रहेंगे और उन फलदार पौधों में किस तरीके से उन्नति हो सकती है, उसका लाभ किसानों को मिल सके, मार्केट तक वो अपने पौधे जो फसल है वो लेकर आएँ और अपनी आजीविका में इजाफा कर सके, उनकी देखरेख जो उसकी संरचना है उसके लिए जो टिप्स हैं वो हमारे किसानों बागवानों को भी दें। इसके अलावा और अन्य जो फलदार फसलें हैं, फलदार पौधे हैं, उनकी जानकारी भी हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाए ताकि वो उसका लाभ ले सकें। देखिए, एक तो जो सरकार का भी रहता है कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FPO की हम बात करते हैं, और अब फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज भी हैं और समूह हैं। वो लोग समूह में काफ़ी जो इनाम के थ्रू हैं या फिर खुद भी लोग जो हैं अच्छी मंडियों से जुड़ चुके हैं और अपने उत्पादों को डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। और जो पैकेजिंग और जो हमारा तरीका है वो भी अच्छा हो गया है, सुधर रहा है। और उससे क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अच्छे दाम मिल रहे हैं और लोगों के जो ये समूह हैं, जो ये कंपनीज बनी हैं, ये अच्छा लाभ जो है बनाती है और लोग इनके साथ जुड़ के जगह जगह जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा है कि हम वैल्यू एडिशंस करके प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशंस करके, जैसे मैंने कहा कि सेब का अगर जूस बन रहा है, जैम बन रहा है, चेली बन रहा है, वैसे ही जो है जो हमारे निचले इलाके हैं, आम है जहाँ पे, नींबू हैं, इस तरह की पपीता है, तो वो लोग अपने जो एरियाज़ हैं उसमें जो है अचार, आम का अचार बन रहा है, कच्चे जूस में जा रहा है। इस तरह की वैल्यू एडिशन जितना होगा उतना उसकी जो है बेनिफिट किसानों को ज़्यादा होगा। और अच्छी बात यह है कि हिमाचल में अब जो है इस तरह की औद्योगिक इकाइयाँ भी जो है जुड़ गई हैं और हमारे जो किसान है बेमौसमी जो सब्जियां उगाने में सबसे आगे हैं। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे आगे और विदेशी सब्जियों में और आगे हैं। तो जहाँ पे भी इस तरह का जो है, और फ्लोरिकल्चर में भी जो है हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे हम पॉली हाउस कंडीशन में कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से भी सरकार ने प्रावधान किया है, मंडियों का भी प्रावधान किया और लोग जो हैं दिल्ली तक अपना डायरेक्ट जो उत्पाद देने में ले जा रहे हैं। तो हर एक बागवान अपने स्तर पे इसको जो है कर रहा है और वो और अधिक जो है वैल्यू एडिशन करके कमा सकता है। जी निश्चित तौर पर जो बात समझ आ रही है कि युवाओं का रुझान यदि बागवानी की तरफ हो जाए
और हो भी रहा है, तो उसके अच्छे परिणाम जो है युवा ले सकता है, सशक्त बन सकता है, संबल बन सकता है, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकता है और अच्छे आयामों को हासिल कर सकता है, जो बात निकलकर सामने आ रही है। भारतीय अनुसंधान, कृषि अनुसंधान की बात करें तो किस तरीके से जागरूकता हमारे जो बागवान हैं, किसानों को मिल रही है अनुसंधान की ओर से भी, ताकि वो जो बागवान हैं, किसान हैं, इसका लाभ ले सकें। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें शोध कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसमें हमारा जो नौणी विश्वविद्यालय है वो अग्रसर है और अच्छा इसमें जो है रिजल्ट आ रहा है। किसी भी चीज़ को परिवर्तित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक्सेप्टेंस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हम एकदम से किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक मैंने प्राकृतिक खेती की बात की तो हम जो कहते हैं ना कीटनाशकों का ज़्यादा और उसका हमारे स्वास्थ्य पे जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जो हमारे जो मैंने बी कीपिंग कहा कि वो भी एक जो है हमारा कंपोनेंट है बागवानी का, उस पर असर पड़ रहा है और जो पॉलिनाइज़र का जो ज़्यादा काम रहता है, ये सारा इंटरलिंक रहता है। तो अगर हम इस प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं और इस पर शोध बहुत हो रहा है, लोगों के सामने जो है धीरे धीरे इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप कुछ आने वाले समय में देखेंगे कि हम लोग अगर किसी बागवान के वहाँ जाएंगे तो इन प्राकृतिक खेती का एक कंपोनेंट आपको ऑलरेडी ही वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। वो चाहे आपका इंटरक्रॉपिंग का होगा या फिर मिश्रित खेती का रहेगा या वो आपका आच्छादन का रहेगा। वो जो है उससे आपका सॉइल वाटर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अगर आप पूरे हिमाचल की हम बात करें तो एक कंपोनेंट ऑलरेडी वहाँ पे है, लेकिन ज़रूरत यही है कि शोध जो आगे आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ चुका है, वो किसानों तक जाए, किसान उसको समझे। तो जो कंसेप्ट आपका हमारा प्राकृतिक खेती में है, हमें उसमें जो है साइंस ढूंढने की ज़रूरत है जी। उसमें जो साइंस है, जब वो किसान बागवानों को उस साइंस का पता चल जाएगा कि इसमें ये वाली साइंस है, हम आच्छादन कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है, वापसा लगा रहे हैं, हम ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वाटर ड्रेनेज को ठीक रख रहे हैं, हम जो है जीवामृत दे रहे हैं, तो हम जो है सॉइल का जो ज़मीन का जो है सूक्ष्म जीवों का जो माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और बीजामृत दे रहे हैं तो हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इन सब कंपोनेंट में हमें विज्ञान देखना है जी। और वो शोध कार्य इस तरफ जा रहा है और सरकार और इवन विश्वविद्यालय या जितने भी हमारे अनुसंधान संस्थान हैं उसके थ्रू ये लोगों तक जो है आ रहा है, भिन्न भिन्न लोगों तक। और इसको जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानते हैं जी। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, जो बात हमें समझ आ रही है वो यही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और इससे भी अगर पहले की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार प्रयासरत है, किसानों बागवानों को लाभ मिले, प्रदेश के किसान बागवान सुदृढ़ हो। बस जागरूकता को वो यदि अपना ले तो जो प्रयास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं उन तक उन प्रयासों का लाभ पहुंचेगा। बस जागरूकता के तहत ये कार्य होने चाहिए। इसके अलावा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी की बात हो रही है, कुछ अन्य ज़िलों का भी जिक्र करना चाहेंगे जहां फलदार पौधों की बागवानी की जा सकती है। आप किसी भी ज़िले का जिक्र कर हमारे जो उस ज़िले से जुड़ा हुआ जो दर्शक है, बागवान किसान है, उसको ये जानकारी दे सकते हैं। तो आप किसी भी ज़िले का जिक्र करें और हमारे जो बागवान हैं, किसान हैं, वो उससे जुड़ा हुआ हो तो उसे ज़रूर इसका लाभ होगा। जैसे आपने कहा सेब का जो है, मैंने कहा कि कुछ जो हमारा किन्नौर है, शिमला है, सिरमौर है और सोलन का कुछ एरिया हैं जो ट्रेडिशनल जो किस्में रही हैं सेब की वो उग रही हैं। अब अभी जो हमने वर्तमान में देखा बागवानी में ही लोगों ने जो है सोलन की अगर हम बात करें उसको जो मशरूम सिटी के नाम से भी मशहूर है, मशरूम का उत्पादन जो है बहुत अच्छा था और किसान जो है उसे अच्छी आय ले रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारा वहाँ पे मशरूम दिवस भी बना था, तो जिसमें जो है बिहार और कुछ जो वहाँ से लोग आए वो और भी अच्छा काम उसमें जो है कर रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन में। और अभी आपने देखा होगा जो टमाटर ने जो लोगों को जो है सोलन का जो टमाटर रहा और उसने किसानों को जो आय दी है वो सब उससे परिचित हैं कि टमाटर की खेती से लोगों ने जो है बहुत अच्छा जो है लाभ उठाया। और मशरूम से तो वो सोलन जो है पहले ही जुड़ा हुआ था तो और लेकिन बात यही थी उचित समय पे उचित जो दाम तभी मिलेगा
जब आपकी जो है फसल सही समय पे उगाई जाएगी और स्वस्थ क्वालिटी अच्छी होगी और मार्केट में टाइम पे पहुंचेगी। जी जी जी, आपने खाद्य ऊर्जा का जिक्र भी किया था कुछ इस तरीके से, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, और कीटनाशकों का भी जिक्र किया था। हमारी फसलों में, फलों में जो कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव किया जाता है, किस हद तक ये सही है? इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? फलदार पौधों की बागवानी की अगर बात करें, देखिए आज हम जो कीटनाशकों की और आपने बात कही, किसान जो है डायरेक्टली जो है जुड़ा है, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान रहते हैं या विशेषज्ञ रहते हैं उनसे जुड़ा है। लेकिन आज थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी ज़माना है और लोग, किसान कुछ जो है गूगल की भी सहायता ले लेते हैं। जी जी। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप कीटनाशकों की या फफूंदनाशकों की या किसी भी इस तरह के रसायनों की का प्रयोग करें तो विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जो मात्रा है, मात्रा शोध के बाद ही, अनुसंधान के बाद ही किसी फसल पर कितना छिड़काव किस दवाई का करना है वो निर्धारित रहती है। उसके लिए आप जो है अपने जो दूसरा, मैं कहूँगा गूगल या किसी जो विशेषज्ञ की राय ही ले। इस तरह से आप जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है दूसरा, इस तरह का प्रयोग ना करें, विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स हैं, आपका सब्जी पे है चाहे सेब पे हैं, प्रभाव रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है हमें एक दो कीट अगर कहीं पे दिखा और हम स्प्रे करने के लिए हो जाएं, जब तक उसकी पॉपुलेशन, उसकी संख्या ज़्यादा नहीं रहती है, एक वो आपको विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जब तक किसी भी कीट की पॉपुलेशन आप हानि पहुंचाना ना शुरू करें, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक फूड वेब है। तो हर कीट वहाँ पे रहेगा, लेकिन वो उसकी संख्या कितनी है, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें और विशेषज्ञों की सलाह के द्वारा ही करें। जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फलदार पौधों की बागवानी विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र वर्मा की जहां भागीदारी रही, वहीं इनकी जानकारी से हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, वो सजग हुए होंगे, उन्हें लाभ मिला होगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए लाभप्रद हुई होगी। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।